नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आते हैं अपने मूल बिंदु पे। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था संघीय कार्यपालिका का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। संघीय कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा अभी तक का कि जिसमें कौन कौन लोग आते हैं ये देखा, जिसमें राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये हमारे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत मूल रूप से आएंगे। हमारे ये निकाय आएंगे, क्योंकि संघ की स्ट्रक्चर इन्हीं से मिलकर के बनता है, संघ इन्हीं से मिलकर के बनता है। इस नाते ये इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक इसके बारे में डिटेल बताई गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट डे देखा था कि संसदीय सरकार क्या होती है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है और कैसे ये अपने कार्यों का संचालन करती है और किन किन राष्ट्रों में ये व्यवस्थाएं हैं आपके बारे में। ये सब तो चीज़ें हम लोगों के संघ के बारे में हो गई थी। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था, स्टार्ट हम लोगों ने किया था राष्ट्रपति महोदय को। इसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहली इकाई जो आती है वो राष्ट्रपति महोदय ही आते हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद और देन इसके बाद में आपका महान्यायवादी। ये एक सिस्टमेटिक वे से चलता है। तो जिसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था राष्ट्रपति महोदय को, और अनुच्छेद 52 में पहली चीज़ यहीं से शुरू होती है, राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में ही। तो पहले बताया गया था क्या, संघ की कार्यपालिका जो है का प्रधान जो होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति महोदय होंगे। संघ की कार्यपालिका जो होगी उसके प्रधान जो होंगे वो राष्ट्रपति महोदय होंगे। ये देखा था। अनुच्छेद 53 में देखा था संघ की कार्यपालिका का शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन इसके लिए वो अनुच्छेद 74 में बता दिया गया था कि वो बाध्यकारी होंगे मानने के लिए, किसके, मंत्रिपरिषद की सलाह और मंत्रणा करने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 54 में जो देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और सभी जो है नॉट सभी, यहाँ पर है 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये बताया गया दिल्ली और पांडिचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ये बताया गया था मैंने। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कहीं भी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यों की विधानसभाएं हों, और चाहे वो आपका दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा हो, कहीं के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, गैर निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया था मैंने कि किसी भी विधानसभा का सदस्य ही भाग ले रहा है, विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेगा। ये बात तो हम लोगों की हो चुकी थी। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 55 देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वह कौन सी पद्धति होगी। ये हम लोगों का अनुच्छेद 55 था। ठीक है, तो कौन कौन भाग लेगा, ये 54 में था आपका। 55 में क्या है कि उसकी पद्धति क्या है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो 2 प्रणालियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या है। देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो एक एक को जानते हैं। पहले एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में देखते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद देखते हैं। लेकिन इसके पहले भी आप देखें, पहले समतुल्यता समरूपता देखिए, जो कि बड़ा वाला सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या इसी को ही समरूपता या समतुल्यता का सिद्धांत, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या समरूपता या समतुल्यता का सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। क्या जानते हैं? समतुल्यता या समरूपता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि एक्चुअल में इसमें है क्या। इसमें होता क्या है कि समतुल्यता और समरूपता का सिद्धांत कहा जाता है या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि अनुपात समान हो। एक एक को मैं डिफाइन करता हूं पहले आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि अनुपात जो हो वो समान हो। अब अनुपात समान हो, कौन सा अनुपात समान हो, इसके बारे में हम देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। फिर उसके बाद समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। जैसे यहाँ पर देखिए, नाम अगर देखेंगे, इसके नाम से ही अगर आप
ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसका क्या मतलब हो? यानी कि कोई अनुपात होगा उसमें समानता की समरूपता की बात कर रहा होगा। समरूपता और समतुल्यता में क्या कह रहा है कि यानी समान हो, समरूप हो, समतुल्य हो। तो कौन समतुल्य कौन समरूप हो? और बात हो रही है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो यहाँ बात हो रही है भाई कि पहली चीज़ आप बताइए, अनुच्छेद जो 55 में आप लोगों ने पढ़ा, 54 में जो पढ़ा आप लोगों ने, उसमें आपने देखा कौन कौन लोग भाग ले रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो संसद भाग ले रही थी, दूसरा विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे थे, और साथ ही साथ विधानसभा में ही अगर हम जोड़ लें, ये तीसरा वाला जो सेगमेंट है, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यानी कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, और प्लस संसद। तो यही विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य, या कहिए कि ये सब क्या है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो क्या केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लोकसभा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य, यानी संसद के सदस्यों का मूल्य और प्लस राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मूल्यों के अनुपात बराबर हो। अब इसका थोड़ा सा और मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि इसमें क्या है। देखिए, संसद के जो सदस्य हैं वो लिमिटेड हैं, एक निर्धारित हैं, लेकिन राज्यों में अगर आप देखेंगे तो राज्यों के जो सदस्य हैं इसमें इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। राज्यों के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। राज्यों में, प्रत्येक राज्य में बहुत सारे विधानसभा, जैसे इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हमारे पास हैं, उनमें देखेंगे तो उनके अगर सदस्यों की मेंबर्स की संख्या देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लोकसभा के अपेक्षा बहुत ज़्यादा होंगे। कहाँ लोकसभा में अधिकतम अभी जो है वो उसकी बात छोड़ के मैं अधिकतम की बात कर लेता हूँ, 552 है अधिकतम, अभी है नहीं, वो 43 ही है, 43 ही है। तो मैं बात कर रहा हूँ 552 की, अगर पूरी फुल ले लेते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो 250 अधिकतम मैं ले रहा हूँ, अधिकतम 250 ले लेते हैं। तो भी अगर सदस्यों की संख्या हम अगर जोड़ करके देखते हैं तो लगभग करीब में हमारे 800 के करीब में हमारी संख्या आती है। 802 के करीब में अगर संख्या टोटल अगर मैं ले रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जितने सदस्य हैं लोकसभा में वर्तमान में, और मैं ये नहीं बता रहा हूँ राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, मैं बात कर रहा हूँ टोटल की। तो समथिंग 800 के करीब में आपके एक रेशियो 802 के रेशियो में अगर आ रहे हैं, कंप्लीट अगर मेंबर्स को हम ले लेते हैं तो 802 मेंबर ले लेते हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो विधानसभा की अगर बात करें तो 400 सदस्य तो यहीं पे हैं केवल। उसी तरह से और राज्यों की बात करेंगे तो इसी क्रम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सदस्य हो जाएंगे। तो इनके सदस्यों के मतों का मूल्य समान है, यानी कि एक जो है विधायक के मत का मूल्य उसको बराबर करना है, मतलब जो सांसद के मत के मूल्य को बराबर करना है विधायक के मत के मूल्य, यानी कि कहने कि दोनों में समरूपता होनी चाहिए। राज्यों के जो सदस्य हैं उनके मतों को समरूप किया जाए और उनके सदस्यों को। लेकिन इसमें एक और टेक्निकल बातें हैं, यहाँ समरूपता की बात करेगा, जैसे खास तौर से यहाँ ये जो सिद्धांत दिया गया है, यह दिया गया है बेसिकली मूल रूप से राज्यों के बारे में दिया गया है कि राज्यों में क्या होता है कि सभी राज्यों की जनसंख्या जो है भिन्न भिन्न तरह की है। मतलब किसी राज्य, जैसे गोवा ले लीजिए सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम ले लीजिए बहुत छोटे राज्य हैं ये सब, इनमें क्या मेंबर्स की, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है और यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है वो भी बहुत कम है। किसकी? पूरी जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ, वो सदस्यों की संख्या कम है। और अगर वहाँ पर विधानसभा जो है आपकी, उनके वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो भी बहुत कम संख्या में होंगे। वहीं आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की बात कर लें, ये सब क्या है, बड़े मेंबर्स, बड़े संख्या वाले लोग मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो कैसे किया जाए कि प्रत्येक राज्य के विधायक का जो एमएलए होता है उसके मत मूल्य हो, तो यहाँ पर प्रत्येक विधायकों के मतों के मूल्य को समान करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात आप लोगों को बेसिकली समझनी है वो यही समझनी है कि प्रत्येक विधायक के मतों का मूल्य समान होना चाहिए, ये बात कह रहा है। और संसद के सदस्य पूरे जब ये सदस्य मिल जाएंगे तो कंपैरिजन इनका कर लिया जाएगा। किसके बारे में? एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है, कैसे, वो हम लोग आप देखेंगे। तो एक देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा, एक सांसद के मत का मूल्य विधायक के मत के मूल्य से हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये कभी ये इसकी तुलना नहीं, यहाँ पर समरूपता समतुल्यता वहाँ नहीं देखी जाएगी। समरूपता समतुल्यता सिर्फ देखी जाएगी कहाँ? राज्यों में देखी जाएगी। हर राज्य के विधायक का मत का मूल्य समान होगा। समझ गए होंगे आप लोग? तो कतई से गलती से ये मत कर दीजिएगा कहीं पर कि सांसद के मत का मूल्य और प्लस ये विधायक के मत का मूल्य बराबर करने की बात ये कर रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला, या कहिए समरूप या समतुल्यता का सिद्धांत ये बात कहता है। नहीं, समरूप और समतुल्यता का सिद्धांत या अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो कहता है
वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य समान करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं अब कैसे कैसे ये समान करता है और कैसे कैसे इसके सिस्टम चलते हैं। तो देखिए क्या है, सभी राज्यों के निर्वाचित, यहाँ पे दो बातें हैं, समरूपता समतुल्यता का सिद्धांत, ये बात बताई मैंने। फिर दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोनों के बारे में डिटेल करते हैं। पहले को देखते हैं, पहले समरूपता समतुल्यता का सिद्धांत या अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत। इसमें क्या है, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के मूल्य, सदस्यों के मत मूल्य के निर्धारण के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि जो सभी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के जो एमएलएज हैं, उनके मतों के मूल्य एक समान किए जाएंगे। मतों के मूल्य के निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हर राज्य के मतों के मूल्य के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। ठीक है, वो प्रक्रिया क्या होगी, उसमें क्या क्या बताया गया है, साथ ही साथ क्या इसमें मेंशन किया गया, तथा सभी राज्यों के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य, सभी राज्यों के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य जो होगा वह बराबर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मूल्य के समतुल्य होगा या समान होगा। क्या बताया था मैंने बताया ये समरूपता या समतुल्यता या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो मतलब हुआ कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के मूल्यों को अगर मेंशन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वह बराबर होगा लोकसभा के सदस्यों के। यानी कि दो निकाय के रूप में आपको समझना होगा। यानी कि पूरी तरह से एक तरफ लोग 50% का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स करेंगे, और 50% का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का जो मूल्य होगा वह बराबर होगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य के बराबर होगा। ये क्या हो गया, समतुल्यता का सिद्धांत। समतुल्यता में दो बातें बताई मैंने। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक राज्यों में, देखिए समतुल्यता के अंतर्गत दो तथ्य आ रहे हैं, कहीं से आप कंफ्यूज ना होइएगा। दो तथ्य आ रहे हैं। पहले तथ्य के अंतर्गत आ रहा है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के मतों के मूल्य समान होंगे, चाहे वो गोवा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अगर यहाँ का एक एमएलए का जो मत का मूल्य है वही गोवा के एक एमएलए के मत का मूल्य वही समान होगा। ये बात समझ में आई। एक तो ये कहता है, दूसरा कह रहा है कि सभी विधानसभाओं के जितने भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभाओं के, उनके मतों का मूल्य लोकसभा के सदस्यों के मतों के मूल्य के बराबर होगा। ये दोनों बातें मेंशन होंगी किसमें, समरूपता और समतुल्यता के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ विधायक और सांसद, जैसा अभी पहले मैंने बताया, सांसद और विधायक के मतों के मूल्य की बात नहीं कर रहा है, टोटल बात कर रहा है कि सभी विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर, सभी लोकसभा के सदस्यों का मूल्य बराबर 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 50-50 दोनों का रेशियो ये होगा, ना कि एक सांसद का एक विधायक के मत से मूल्य से बराबर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये बात इसमें मेंशन की गई। और अगर किसी विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य अगर आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसमें जितना उस राज्य में विधानसभा के जितने सदस्य हैं उससे भाग दिया जाता है। क्या कितना दिया जाता है, मान लो किसी राज्य की कोई जनसंख्या है, ठीक, उसमें उस राज्य में विधानसभा होगी तभी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो राज्य की विधानसभा के जो सदस्यों की टोटल सदस्यों की संख्या होगी उससे उसमें भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसमें 1000 से भाग देंगे। ठीक है, और 1000 से भाग देने के बाद में जो आपको निकल करके आएगा वही एक विधायक के मत का मूल्य होगा। क्या समझ में आया, उस विधायक के मत का मूल्य। किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या। मान लो किसी राज्य की जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, और उसमें क्या है, विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो 400 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप इसको समझ सकते हैं, 1 लाख अगर हो जा रहा है तो आप इसमें 5 जीरो लगा देंगे, आप 5 जीरो, और मान लो 400 सदस्य हैं तो 400 कर देंगे, और गुणे क्या होगा, 1000 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से 400 से 1 लाख में भाग देंगे, कुछ आएगा, कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, उसमें 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जो निकल करके आएगा वही एक विधायक के मत का मूल्य होगा।
समझ में आ गई होगी बात। क्या होगा, किसी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य उस राज्य की टोटल जनसंख्या बटे उस राज्य में जितने भी निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं उससे भाग देने पर जो निष्कर्ष आता है, जो निकलता है, उसमें 1000 से भाग देने पर जो मत मूल्य आता है वही उसका मत मूल्य होगा। ठीक है। और अगर एक मतलब जो है ये सदस्य, आप इतना ही अभी समझें इसको, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। समझ गए होंगे एक विधायक का मत का मूल्य कैसे निकलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें से उस राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य। अगर मान लो किसी राज्य का सभी सदस्यों के मतों का मूल्य को जानना है तो जो एक विधायक के मत का मूल्य जो निकला है इनटू उतने सदस्य कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे मैंने क्या कहा कि उस राज्य की जितनी जनसंख्या हो उसमें कितने से भाग देंगे, जितने निर्वाचित सदस्य विधानसभा के उनसे भाग देंगे, और वो भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा, जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसका आपका, उसमें भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे, और इससे निकल के आएगा एक विधायक के मत का मूल्य। तो एक विधायक के मत का मूल्य जब आ गया तो किसी राज्य के पूरे जितने भी विधायक हैं उनके मतों का मूल्य निकालना हो तो उसमें जितना आया एक विधायक का मूल्य इंटू जितने सदस्य हैं विधायक उतना गुणा कर देंगे, निष्कर्ष रूप में आपको निकल के आ जाएगा। मान लो 400 सदस्य हैं, एक सदस्य का मत मूल्य आपका जो भी आया हो 10 आ गया है तो 10 गुणे आप 400 कर देंगे, जो भी निष्कर्ष आ जाए। ठीक है। ऐसे निष्कर्ष निकालने के बाद उस राज्य के पूरे सदस्यों का, उस राज्य का मत मूल्य आपका निकल के आ जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए यही बात इसमें बताई गई। मत मूल्य जानने के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य के मूल्य से गुणा कर दिया जाता है तो निकल करके ये चीज़ निकल के आती है। ठीक है। और देखिए हाँ एक चीज़ और भी बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें अभी हमने बात करी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी विधायक का मत का मूल्य निकालना है तो उस राज्य में जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या है उसमें भाग दिया जाता है, वहाँ के जो विधानसभा सदस्यों, निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। निष्कर्ष जो आता है उसमें 1000 से फिर से भाग दे देते हैं। ठीक है, वह मत मूल्य निकाल के आता है। लेकिन ये जो कुल जनसंख्या है, ये कुल जनसंख्या का क्या मतलब है? कुल जनसंख्या मतलब किस आधार पर? तो 2011 की जनसंख्या या 2001 की जनसंख्या, 1999 की जनसंख्या, ये बड़ा दिलचस्प आपका है मोड। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही इसको बहुत बारीकी ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना को ही आधार वर्ष माना गया है। क्यों माना गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा माना गया वो भी बताता हूं मैं आपको। जनगणना के द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है, ना कि और किसी जनसंख्या। हमेशा राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभी तक, कब तक होगा? 2026 तक होगा, आगे बताऊंगा मैं अभी आपको। तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो कुल जनसंख्या राज्य की वही मानी जाएगी। राज्य की जनसंख्या मान लो आज की डेट में 10 लाख है और उस समय 2 लाख थी, तो 2 लाख ही माना जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, इसी हिसाब से विधायकों के मतों का मूल्य किया जाएगा। समझ रहे बात को? ये चीज़ है। अब ये क्यों नहीं किया जा रहा है इसके बारे में कभी हम बात करेंगे, बात इस नाते करेंगे। मतों के मूल्य को निकालने के लिए जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो, या बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे और राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में देख लेंगे तो उनके राज्यों की जनसंख्या कम है। पूर्वोत्तर भारत में देखें राज्यों की जनसंख्या कम है, तो वहाँ के जो सदस्य आएंगे उसमें कुछ और भी तमाम सारी विविधताएं, मतलब परिसीमन के आधार का उसमें लिया जाएगा। उसमें यह बनाया जाएगा कि इसमें जनसंख्या का जो घनत्व है उससे इफेक्ट आने लगेगा। वो इफेक्ट किस रूप में आएगा मैं उसके बारे में कभी और चर्चा करूंगा। पहले इसको अभी यहाँ तक जानते हैं। तो ये है कि मतलब क्या किया गया है कि आधार वर्ष जो माना जाएगा 1971, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो कुल टोटल राज्य की जनसंख्या का आधार वर्ष माना जाएगा 1971। ठीक है। अब इसके आधार पर यही हो जाएगा कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिन राज्यों में है वो विधानसभा के सदस्यों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत के राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। इसी नाते ये इसे सुधार किया गया। जैसे बहुत सारे हो जाएंगे क्या ना, मतों का मूल्य जैसे जनसंख्या के आधार पर ही अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, बिहार की जनसंख्या, महाराष्ट्र की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या ज़्यादा है। तो इन सब राज्यों में अगर इस तरह से आधार बना करके करने लगेंगे जनसंख्या का आधार, विधानसभा के सदस्यों को फिर संख्या बढ़ने लगेगी। तो जब संख्या बढ़ने लगेगी विधानसभा के सदस्यों को, क्योंकि परिसीमन
करेंगे, परिसीमन के आधार पर और सीटें बढ़ती चली जाएंगी, सीटें जब बढ़ जाएंगी तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब राज्य जो है बहुत ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी इनकी, और वहीं पे दक्षिण भारत के सदस्यों की संख्या उतनी ही, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, उनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो वो क्या डिफरेंसेज आपको क्रिएट हो जाएंगे। तो इससे विवाद खड़ा हो जाता है, इस नाते लोग विरोध करते हैं इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत व्यवस्था की गई है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बढ़ा दिया जाए। इसी नाते ये आधार वर्ष को निर्धारित कर दिया गया 1971 की, उसी आधार पर उस समय लगभग इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी नहीं, और उस समय एक बैलेंस बना गया था, तो उसी बैलेंस को आधार बना करके ही कार्य किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 में जो अभिनिश्चित जनसंख्या की गई थी उसी को आधार माना जाएगा। और इसमें क्या है, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जो जनगणना का वर्ष का आधार माना जाता है, जनसंख्या के लिए आधार वर्ष माना जाता है, वह 2026 तक ऐसे बना रहेगा। कौन से संविधान संशोधन? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो आपकी आधार वर्ष का जो बेस वर्ष है वह जो है 1971 ही माना जाएगा, और वो कब तक माना जाएगा? 2026 तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 55 में एक संशोधन किया गया था। हाँ, ये भी तथ्य थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, किसमें संशोधन किया गया? अनुच्छेद 55। और किसमें संशोधन किया जाएगा? चूंकि हम लोग अनुच्छेद 55 में ही पढ़ रहे हैं सब कुछ। ये क्या जो निर्वाचन की पद्धति जो देख रहे हैं इसमें हम लोग कि निर्वाचन की रीति क्या है, क्या पद्धति है, वो अनुच्छेद 55 में ही है, तो अनुच्छेद 55 में ही संशोधन किया जाएगा ना, सुधार किया जाएगा। में प्रावधान किया गया 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को ही आधार वर्ष माना जाएगा। यानी कि अगला जो चुनाव होगा 2026, इसके बाद जो 26 हमारा आएगा, इसके बाद ही राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 के आधार वर्ष को परिवर्तित अगर किया जाता है तो हो पाएगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले अगले पॉइंट के बारे में। ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, एक विधायक के मत का मूल्य पढ़ा। अब एक संसद के सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है? ठीक है, संसद के सदस्य का मूल्य क्या होगा? संसद के एक सदस्य का मत का मूल्य क्या होगा? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य। समझ रहे हैं बात को? सारे राज्यों की जितनी विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सारे सदस्य हैं उनके मतों के मूल्य को भाग दिया जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, यानी 802 से। ठीक है, किस में भाग दिया? सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का नहीं है बच्चों, मतों का मूल्य। और मतों का मूल्य कैसे निकलेगा? यहाँ पहले निकालेंगे एक विधायक के मत का मूल्य। तो एक के विधायक के मत का मूल्य क्या है? उस राज्य की पूरी जनसंख्या बटे राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। तो 1000 का मतलब यह हो जाता है कि उसमें भाग देंगे, किसमें? कुल जनसंख्या में निर्वाचित सदस्यों की, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देने पर जो निष्कर्ष आएगा उसमें 1000 से भाग देंगे, जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो एक विधायक के मत का मूल्य निकल के आएगा, उसमें गुणा कर देंगे उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या से, तो उस राज्य के मत का मूल्य निकल के आएगा। इसी तरह से एक राज्य ये हुआ, इसी तरह से सभी राज्यों के मतों के मूल्य को निकाल लेंगे। ठीक है, किसी विधानसभा के सदस्यों के मतों के, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मतों के मूल्य में भाग दे देंगे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के बारे। अब देखिए निर्वाचित सदस्यों की बात तो 802 नहीं होगा, इसमें 2 लोकसभा वाले हट जाएंगे। अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट मतलब अभी 552 तो लोकसभा में है नहीं, तो मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। तो वो 2 वो हट जाएंगे और 12 और सदस्य हट जाएंगे, तो 12 2 14 सदस्य। 14 सदस्यों को हटाने के बाद में अगर हम देखेंगे तो 789 के करीब में सदस्य हमारे होंगे, जो कि इसमें भाग देने के बाद में एक सांसद के मत का मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं इनका भाग दिया जाएगा सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य में। तो जो निष्कर्ष निकल के आएगा एक सांसद के मत का मूल्य हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी यही व्यवस्था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? या इसी को ही समरूपता या समतुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। यदि आप समझ गए होंगे तो यकीनन आपको बहुत आसान लगेगा ये चीज़ें
और आई होप आप सभी लोग इसको समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब अगला क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला क्या सिस्टम, बड़ा मजा है, बड़े दिलचस्प बात है इसमें, इसको भी देखी जाए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक सदस्य लोग भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम में अपने मत देगा। यही क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है यदि राष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो रहा है और जिस राष्ट्र में एकल संक्रमणीय पद प्रणाली है तो वहां पर क्या होगा, मान लो कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुन रहा है तब तो इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि एक ही राष्ट्रपति, तो सभी लोग जाकर के एक ही व्यक्ति पे वोट करके चले आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक से अधिक सदस्य हैं, यानी 2 या 3 हैं सदस्य हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें वरीयता क्रम में दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जाएगा, जितने उम्मीदवार हैं सबको वरीयता क्रम में वोट देगा। पहले नंबर पे किसी को मारा, दूसरे नंबर पे किसी को मारा, तीसरे नंबर पे किसी को मारा, ठीक है। यानी उसको वरीयता क्रम में देना कि पहले मैं इस व्यक्ति को प्रेफरेंस देता हूं, फिर दूसरे नंबर पर मैं इस व्यक्ति को प्रेफरेंस देता हूं, फिर तीसरे नंबर पर इस व्यक्ति को प्रेफरेंस देता हूं, और 4 हैं तो चौथे नंबर पर इनको हम देते हैं वरीयता। यानी कि हमारे हिसाब से अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो पहले मेरी वरीयता इनकी होगी, फिर दूसरी इनकी होगी, तीसरी इनकी होगी। यही जो व्यवस्था है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाती है। समझ गए होंगे, तो दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, और नहीं समझे होंगे एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। और इसके पहले आप लोगों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली देखा, अनुपात में भी सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। समरूपता समतुल्यता का सिद्धांत उसी से रिलेटेड है। अब राष्ट्रपति की जो चुनाव की मतगणना होती है ये भी बड़ा दिलचस्प है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। काउंटिंग इसकी कैसे, राष्ट्रपति महोदय की चुनाव की काउंटिंग कैसे होती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कैसे होता है कि मान लो किसी का राष्ट्रपति का अगर कोई चुनाव है तो उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं। तो काउंटिंग में राष्ट्रपति महोदय की काउंटिंग ऐसे होती है कि इसमें एक चीज़ और भी जानिए, न्यूनतम कोटा का सिद्धांत इसमें लागू होता है। यानी कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर बनना है तो कुल टोटल जितने मत पड़ते हैं उसमें 50% +1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 30% के आधार पर ही राष्ट्रपति बन जाएगा, ना ना ना, जितने भी मतदान हुए हैं डेफिनेटली आप जान रहिए 50% +1 होगा। यही न्यूनतम कोटा होता है। न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिए, अगर जितने भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अगर मान लो एक से अधिक व्यक्ति हैं, मैंने कहा था एक व्यक्ति होगा तब तो कोई भी मतदान करे तो सब कुछ उसी पे जाएगा। अगर 10 ही लोग वोट देते हैं, 1 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए 10 ही लोग वोट देते हैं तो भी उनको बहुमत होगा, क्योंकि उनके विरोध में कोई है ही नहीं, तो पूर्ण बहुमत होगा। चाहे 2 लोग 4 लोग 10 लोग जो भी दे दें वोट तो सब जीत जाएंगे उनके खिलाफ में, मतलब कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन वो सभी लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इतने लोग देंगे, सभी लोग देते हैं। तो उसमें क्या वरीयता क्रम वाला मैंने बताया। तो इसमें क्या है, इसमें न्यूनतम कोटा का क्या है राष्ट्रपति में, इसकी काउंटिंग कैसे की जाएगी। तो काउंटिंग किया जाएगा जब 3 लोग हैं, मान लो राष्ट्रपति महोदय के उम्मीदवार में 3 लोग काउंटिंग में। अब उसमें से देखा जाएगा कि प्रथम वरीयता सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोगों ने किसको दी है। तो देखा गया सबसे वरीयता में प्रथम व्यक्ति को वरीयता दी गई है। लेकिन उनको देखा गया कि वे व्यक्ति जो हैं उनका जो टोटल वोट मत पड़ रहा है, तो कुल जो टोटल वोट पड़ते हैं उसका 50% +1 नहीं है, कम पड़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जो सबसे कम वोट पाया हुआ व्यक्ति है, जो सबसे कम रैंक पे हैं, जो 3 लोग हैं, तीसरे नंबर का जो सबसे कम है, उनको क्या होगा, उस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाएगा। उनके वोटों को इन लोगों में बांट दिया जाएगा। किन लोगों में, ये जो बाकी के 2 लोग ऊपर वाले हैं, उन लोगों में बांटने के बाद में क्या होगा, कैसे देखा जाएगा। अब उनकी वरीयता में, जैसे उनको तो जो तीसरे नंबर पे थे उनको वरीयता में तो पहले नंबर पे लोगों ने दिया होगा, फिर दूसरे नंबर पे वरीयता उनके वाले सारे वोट जितने भी उनको मत मिले हैं उनमें दूसरी वरीयता वाला जो वोट है वो सबकी पहली वरीयता में जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जीत रहा होगा, ऐसे समझिए कि जो जीत रहा होगा उसमें से जो व्यक्ति उससे प्रतिस्पर्धा से सबसे कम वोट पाने वाले जो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं उनके सारे मतों को जो दूसरे नंबर की वरीयता वाले में जितना भी वोट मिला है वो सब इन लोगों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले वाले के पास अगर पर्याप्त हो जाता है, 50% +1 हो जाता है, तब तो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पुनः क्या करना पड़ेगा, अगले सदस्य को हटाया जाएगा और उसके बाद में उसके मतों को फिर इस तरह से वरीयता क्रम में इनके में जोड़ा जाएगा। पर समझ रहे होंगे आप लोग बात को कि कैसे इसमें करते हैं, न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं। आइए थोड़ा इससे और डिटेल में चर्चा करते हैं, समझ में आए। काउंटिंग, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में मतदान
मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और कौन सी प्रक्रिया, जो मैंने भी आपको बताया, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा जो कुल वैध मतों के आधे से कम एक अधिक हो। यानी जितने भी मत पड़े हैं उनमें से 50% +1 पाने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति घोषित होगा, और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि 50% +1 से भी कम हो और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, आधे से कम हो तो वो नहीं बन सकता है राष्ट्रपति। जो कुल वैध मतों, जितना वोट पड़ा है, वैलिड वोट हैं, उनमें से 50% +1 होना ही चाहिए, कम से कम एक अधिक होना चाहिए, यानी 50% से अधिक मत प्राप्त होना चाहिए। इसी को ही न्यूनतम कोटा कहा जाता है। 50% से ज़्यादा मतलब पाना ही, यही अधिकतम कोटा कहलाता है। क्या, सॉरी, न्यूनतम कोटा कहलाता है, ठीक है, न्यूनतम कोटा। अब न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है? कुल वैध पड़े मत भागा 2 +1। यानी कि अगर मान लो, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं आपको, कि 100 लोग क्या करते हैं, वैध मत पड़े हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में 100 वैध मत पड़े हैं। अब 100 भागे 2 +1, तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे 100 में, तो 50 आएगा, +1 यानी 51, यानी 51 सदस्य। समझ रहे हैं बात को? 51 सदस्य मिलेंगे तभी आप जीतेंगे। यही न्यूनतम कोटा होता है। यानी कि एक तरह से अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50% +1 मेंबर का होना अति आवश्यक है, अन्यथा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है। न्यूनतम कोटा समझ गए होंगे आप लोग। न्यूनतम कोटा की बात यही है कि जितने भी वैध मत पड़े हैं उनमें 2 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद में जो भी आए उसमें +1 कर दीजिए, तो ही न्यूनतम कोटा होगा। इतना से कम वोट पाने वाला व्यक्ति कभी राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। यह भी राष्ट्रपति के महोदय के मतदान में शामिल किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी जो है प्रयोग किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत बात एक ही थी। इसमें मैंने बताया कि सभी क्या है, सांसदों का और सभी विधायकों, मतलब सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य को समान किया जाता है। अब यहाँ मतों के मूल्य को समझने की कोशिश फिर से वही बता रहा हूँ, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सभी विधायकों के जितने मत होंगे वो 50% माने जाएंगे, और प्लस सभी सांसदों के मत जो है 50% माने जाएंगे। ये बात यहाँ पे कही गई है। और प्रत्येक विधायकों के मत भी समान होंगे, प्रत्येक विधायकों के मत भी क्या होंगे, समान होंगे। किसी राज्य के विधायकों के मतों में डिफरेंसेस नहीं होगा। यही एक समरूपता, समतुल्यता का और एकल संक्रमणीय वाला सिद्धांत आपके इसके अंतर्गत आएगा कि मतलब एक से अधिक होने पर मतदान जो है, जो व्यक्ति मतदान करेगा वो दूसरे को ट्रांसफर कर, मतलब वरीयता क्रम में देगा। यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। न्यूनतम कोटा में मतगणना जो की जाएगी वो यही की जाएगी कि वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। यही बात हमने यहाँ पे बताई। न्यूनतम कोटा भी आपने समझ लिया कि जितने वैध वोट पड़े उसमें भाग 2 करेंगे +1 करेंगे, ठीक है। तो यही निकल के आएगा न्यूनतम कोटा। यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त करता है तो द्वितीय चक्र की मतगणना फिर से प्रारंभ की जाती है। जो मैंने आपको बताया वही बात कह रहा है ये। इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके बाद पत्रों का द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है, ठीक है। द्वितीय वरीयता में जो मत दिए गए हैं उनकी गणना उसमें जोड़ दी जाएगी। जो बाकी के ऊपर के लोग हैं उनमें बांट दिया जाएगा सारे लोगों में उनके नंबर का। पहली वरीयता में जो जैसे मान लो मैंने अभी 3 बताया था, लेकिन आप इसको समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए इसको संख्या 4 या 5 की लेकर के चलिए। 5 मेंबर अगर आप मान लेते हैं और कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट होता है तो पता चलता है कि 5 में से किसी को 50% +1 नहीं मिला तो लास्ट वाले व्यक्ति को हटाएंगे, उसको भीड़ से निकाल देंगे। उनके द्वारा जो मत पड़े हुए हैं दूसरे और तीसरे नंबर की वरीयता क्रम वाले, वो इन लोगों में जो ऊपर वाले उनमें जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को 50% +1 हो गया तो उसको राष्ट्रपति घोषित करिए। अगर नहीं होता है फिर उसके बाद दूसरे क्रम वाले व्यक्ति को लिया जाएगा, उनके वोटों को, उनका नाम वहां से हटा दिया जाएगा, और दूसरी वरीयता में जिसको दिए हैं वो उसके ऊपर ट्रांसफर होकर के जाएगा, और फिर ऐसे वरीयता में जाएगा जब तक कोई व्यक्ति 50% +1 नहीं पा जाता है, तब तक ऐसा चलता ही रहेगा। वही होता है न्यूनतम कोटा का सिद्धांत, ठीक है। तभी जाकर के वही जीतेगा व्यक्ति, है ना। उसी व्यक्ति को उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वरीयता के मतों को में जोड़ दिया जाता है, और फिर जाकर ये 50% +1 हो जाएगा, और तब जाकर के ये जीत जाएंगे।
ये तो पूरी व्यवस्था थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की। जो व्यवस्था थी, जो पद्धति थी, वो थी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या समरूपता या समतुल्यता का सिद्धांत। ये सिद्धांत आप लोगों ने समझ लिया होगा, न्यूनतम कोटा भी आप समझ गए होंगे। आई होप आप एक अच्छी स्थिति में है राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन के लिए। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया थी लेकिन बहुत ही उपयोगी थी, एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछता है और एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल से पूछ लेगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर टिप्पणी करिए, तो आपको लिखना होगा बच्चों। समतुल्यता समरूपता का सिद्धांत पे लिखिए, या पूछ सकता है इसमें से कूट में दे देगा कि इसमें क्या प्रक्रिया है, जैसे एकल संक्रमणीय प्रणाली में क्या होता है, तो कूट दे देगा, दूसरे कूट से आपको मिलाना होगा, तो आप कर पाएंगे स्थिति में। आई होप अब इस तरह की आपकी स्थिति हो चुकी है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए अगले अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 56 के बारे में। इसमें राष्ट्रपति के पद की तिथि से उसके कार्यकाल के बारे में बता रहा है। पद की तिथि से 5 वर्ष तक का वो करेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचित होता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो 5 वर्षों तक के लिए शासन करेगा, संचालन करेगा। शासन में मतलब हिस्सेदारी रहेगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। या वह व्यक्ति क्या करे, ये तो खैर अनुच्छेद 61 में आगे पढ़ेंगे हम लोग। बहरहाल इसमें समझिए कि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र देना चाहता है, राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है, तो अपना त्यागपत्र वो क्या उपराष्ट्रपति महोदय को देगा और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये अनुच्छेद जो आपका 56 ग में बताया गया है कि अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति महोदय को देगा, उपराष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति महोदय देंगे और वो उपराष्ट्रपति महोदय तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। और उनकी अनुपस्थिति में फिर आपको देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे वरीयता में आता है, फिर चीफ जस्टिस को दिया जाएगा, है ना, फिर इस तरह से वरीयता क्रम में ये बातें हैं। तो इसमें यही बात है कि राष्ट्रपति पद की तिथि से 5 साल तक ही अपना सेवा दे पाता है, ठीक है। अगर पहले चाहता है तो अपनी सेवा उपराष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा देगा, उपराष्ट्रपति महोदय सूचना देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। और इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन और भी इसके साथ है कि ये अगर 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा हो गया है और उस दरमियान चुनाव नहीं हुए हैं राष्ट्रपति महोदय के, तो तब तक वो कार्यभार पे बने रहेंगे राष्ट्रपति महोदय, जब तक कि अगले राष्ट्रपति आकर के अपना कार्य ग्रहण नहीं कर लेते। देखिए, जो कार्यपालिका का एक चीज़ और भी यहाँ पे जानिए, कार्यपालिका अध्यक्ष का जो पद होता है इतना महत्वपूर्ण किसी भी राष्ट्र में होता है कि वो कभी खाली नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, मतलब विद इन फ्यू सेकंड के लिए नहीं खाली हो सकता है। राष्ट्रपति अगर रात में 1 बजे मरते हैं तो 1 बजे के तुरंत बाद 1 बजे ही जैसे उनकी डेथ होती है तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय का कार्यभार तुरंत देखने लगेंगे। वो भी नहीं रहेंगे तो मुख्य न्यायाधीश देखने लगेंगे। संयोग से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों हमारे राष्ट्र में यदि ऐसी प्राकृतिक कुछ आपदा आ जाए और वो दोनों ना रहें तो उस तरह तुरंत चीफ जस्टिस देखेंगे। उसके बाद में अगर वो भी नहीं रहते तो उसके बाद के क्रम में जो भी वरीयता क्रम में लोग हैं उसी क्रम में चलें। कभी भी कार्यपालिका अध्यक्ष का जो पद है, यानी कार्यपालिका का जो प्रधान है, उसका पद कभी रिक्त नहीं रहता है। यानी राष्ट्रपति का पद भारत में एक ऐसा अमरत्व प्राप्त पद है जो कभी रिक्त नहीं रहता है। क्या होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, मतलब कभी भी उसका पद रिक्त नहीं होता है, खाली नहीं रहता है। तो ये बात थी राष्ट्रपति महोदय के बारे में। आगे के कुछ सेगमेंट जो होंगे, आर्टिकल्स होंगे, वो सब हम लोग अगले उस अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।